हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। एजुकेशन मिनिस्टर चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 7वीं कक्षा की हमारा पर्यावरण या भूगोल की पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 3, हमारी बदलती पृथ्वी। आइए हम इस सब का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हमारी बदलती पृथ्वी में हम पढ़ेंगे कि हमारी पृथ्वी पर लगने वाले बल कौन कौन से हैं, या पवन के द्वारा, जल के द्वारा, हिमानी यानी कि बर्फ के द्वारा किस प्रकार से हमारी पृथ्वी की स्थलाकृतियों को बदला जा रहा है। इन सब का हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे और पढ़ेंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं चैप्टर। सथल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें सथल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर के लगभग। यानी कि जो हमारा सथल मंडल है, यानी कि जितने भी महाद्वीप हैं जिस पर भूमि पर हम रहते हैं, कठोर भूमि को क्या कहते हैं, सथल मंडल, और महासागरों के भाग को क्या कहते हैं, हम जल मंडल कहते हैं। तो और सथल मंडल पर हम रहते हैं, वो किस चीज़ से बना हुआ है, सथल मंडल या प्लेटों से बना हुआ है। यानी कि 6 बड़ी प्लेटें हैं और 20 छोटी प्लेटें हैं लगभग पृथ्वी पर पाई जाती हैं, जो उन्हें क्या कहते हैं, सथल मंडलीय प्लेट कहते हैं। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चलती रहती हैं, चारों तरफ घूमती हैं। यानी कि हम अब बैठे हैं तो हमारी प्लेट, जो भारतीय प्लेट है जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन या इंडियन प्लेट के नाम से जाना जाता हुआ है, अभी भी घूम रही है और चल रही है, और ये प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर तक चलती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। यानी कि ऐसा क्यों होता है, ये प्लेटें क्यों गति से घूमती रहती हैं, क्योंकि जो पिघला हुआ मैग्मा है, यानी कि लावा है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। बाहर निकलने के बाद हम उसे क्या कहते हैं, लावा, और पृथ्वी के अंदर वो क्या कहलाता है, मैग्मा है, वो पिघली हुई फॉर्म में है, जिसके कारण ये गति में रहती हैं। और वो मैग्मा गति करता है तो प्लेटें भी गति करती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वर्तीय रूप में घूमता है। यानी कि वर्तीय रूप कैसा होता है, गोलाकार भाग में, गोलाकार यानी कि वर्तीय, इस प्रकार से वो घूमता रहता है जो मैग्मा, और उसके साथ ही हमारी प्लेटें भी घूमती रहती हैं गोलाकार रूप में। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। यानी कि इनके कारण पृथ्वी की जो बाह्य सतह है उस पर हमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जो हमारा हिमालय पर्वत है वो किस कारण से है, वो प्लेटों की गति के कारण उसका निर्माण हुआ है। और पृथ्वी पर जो बल काम करते हैं वो बल कौन से हैं, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनिक बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। यानी कि जो बल पृथ्वी के अंदर काम करते हैं, यानी कि सतह के ऊपर नहीं, सतह के अंदर नीचे काम करते हैं सतह के, उन्हें क्या कहते हैं, अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी के सतह के ऊपर लगते हैं, जैसे अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण, ये पृथ्वी की सतह के ऊपर होने वाले कार्य हैं, इन्हें क्या कहते हैं, बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स, जो इंग्लिश में इनका नाम है, कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी भी आकस्मिक गति से उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति से। भूकंप एवं ज्वालामुखी आकस्मिक गति के कारण होते पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। यानी कि जो अंतर्जनिक बल है वो क्या होते हैं, कई बार तो धीमी गति से कार्य करते हैं, जैसे पटल विरूपण जो बल है वो धीमी गति से कार्य करता है, लेकिन भूकंप और जो ज्वालामुखी है वो तेज गति से काम करते हैं, आकस्मिक, यानी कि एकदम से आते हैं। यानी कि आपको ने भूकंप देखा, कभी ऐसा देखा कि भूकंप धीरे धीरे एकदम से आता है, अचानक आ जाता है, और इसी प्रकार ज्वालामुखी भी अचानक फटते हैं। जो आपको ये डायग्राम दिखाया गया पृथ्वी की गतियां और उनके बलों के बारे में बताया गया है, आप एक बार इसको पढ़ें और ध्यान दें इसके ऊपर। ज्वालामुखी भूपर्वती पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं।
देखिए ज्वालामुखी यानी कि एक ऐसा मुख, ज्वालामुखी का क्या मतलब है, ज्वाला प्लस मुखी, दो वर्डों से मिलकर बना। मुखी का मतलब होता है मुख और ज्वाला का मतलब होता है आग, यानी कि जिस मुख से आग निकले उसे ज्वालामुखी कहते हैं। और ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसको क्या कहा जाता है, क्रेटर कहा जाता है। यहाँ पर लिखा भी गया है क्रेटर। तो ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी क्या होता है, जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है जो बहुत ही गर्म होता है, वो क्या करता है, वो बहुत से बलों के कारण अचानक ऊपर आने लगता है और पृथ्वी की सतह को उखाड़कर एकदम विस्फोट के रूप में यानी कि बम की तरह फटता है और वो मैग्मा बाहर आता है। उसके साथ बहुत ज़्यादा राख, धूल कण और जलवाष्प भी बाहर निकलते हैं। और ये क्या होता है, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। यानी कि भूकंप कैसे आता है, ये जो प्लेट गति करती है इनसे कंपन उत्पन्न होती है और उसी कंपन को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ये पर चारों ओर आता है। भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ से कंपन आरंभ होता है। मान लीजिए हम यहाँ पर बैठे हैं, आप जहाँ पर बैठे हो, अगर इसके नीचे पृथ्वी की गहराइयों में जहाँ पर भी कंपन उत्पन्न होगी उसे हम क्या कहेंगे, उद्गम केंद्र। और उसके ठीक ऊपर वाले स्थान पर जहाँ पर आप बैठे हैं, जहाँ पर सबसे पहले भूकंप की कंपन देखी जाती है उसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। देखिए मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर बैठे हैं आप, और यहाँ पर कंपन शुरू होती है और इसके बिल्कुल ठीक ऊपर वाले भाग को, इसको क्या कहते हैं, अंदर वाले भाग को, यहाँ पर उद्गम केंद्र, ये भाग उद्गम केंद्र कहलाएगा। और जो यहाँ पर जो ये सतह है जहाँ पर सबसे पहले भूकंप आया इसे क्या कहते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पर होता है, इस अधिक केंद्र पर ही सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भूकंप की कंपन है जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है और दूर जाने पर धीरे धीरे भूकंप की कम हो जाती है कंपन। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभावों को कम किया जा सकता है। देखिए हम भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, जैसे हम किसी अन्य सुनामी की भविष्यवाणी कर सकते हैं, तूफान की या वर्षा की भविष्यवाणी कर सकते हैं, वैसे भूकंप की भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों का व्यवहार करना, तालाबों में मछलियों की उत्तेजना और सांपों का धरातल पर आना। यानी कि भूकंप से पहले जो ये जानवर हैं ये अपना व्यवहार चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसे सांप बिलों से बाहर आ जाएंगे और सतह पर दिखने लगेंगे। ये किस चीज़ का लक्षण है कि वहाँ पर भूकंप आने वाला है। मुख्य स्थलाकृतियाँ, आइए हम अब स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। अपक्षय व अपर्दन नामक दो प्रकार के दृश्य भूमि पर विघटित होती रहती हैं। यानी कि ये दो जो प्रक्रम हैं ये भूमि पर होते रहते हैं। अपक्षय क्या होता है, अपक्षय होता है एक चट्टान का उस पर सूर्य या जल के बल के कारण या किसी अन्य बल के कारण अपने स्थान पर टूट कर बिखरना है। देखिए कोई चट्टान जब एक स्थान पर टूट कर बिखरेगी तो क्या कहलाएगी, अपक्षय कहलाएगी। लेकिन अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल द्वारा, हवा द्वारा या ईमानी द्वारा बहा ली जाती है तो वो क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। अपक्षय एक स्थान पर होने वाली क्रिया और अपर्दन गतिशील क्रिया है। और अपक्षय क्या है, स्थैतिक क्रिया, एक स्थान पर होने वाली क्रिया है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने की प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। और भूदृश्य पर जल, पवन, हिम यानी कि बर्फ, विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर दिए जाते हैं। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है, अपर्दन। लेकिन उनको एक स्थान पर जमा कर देना क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। अपर्दन एवं निक्षेपण ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। यानी कि कैसे करते हैं अपर्दन और निक्षेपण, देखिए यहाँ से कोई पदार्थ, कोई शैल का अपक्षय हुआ, कोई चट्टान का अपक्षय हुआ, टूट फूट कर अपने स्थान पर बिखर गई, तो अपर्दन क्या करेगा, उस चट्टान को वहाँ से बहा कर ले जाएगा, उसके टुकड़ों को। देखिए वहाँ पर कुछ दिनों बाद वो चट्टान आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि उसके टुकड़े बहा लिए गए हैं। और कहीं पर ले जाकर उन टुकड़ों को जमा कर देगा, वहाँ पर नई चट्टान का निर्माण होगा। इस प्रकार क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं अपर्दन और निक्षेपण। नदी के कार्य,
नदी जल के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान पर कठोर शैल या घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। आपने देखा होगा कि नदी जब चलती रहती है तो एक स्थान ऐसा आता है जहाँ पर खड़े ढाल से नीचे गिरती है तो पानी बहुत ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है, उसे क्या कहते हैं, हम जलप्रपात कहते हैं। जैसे भारत में धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। यानी कि देखिए नदी मान लीजिए ऐसे बहती है और यहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश किया और वो ऐसे बहने लगती है तो नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। देखिए जाना तो नदी को ऐसे था लेकिन ये ऐसे मोड़ों में बहती हुई गई तो विसर्प मार्ग कहते हैं इसको नदी का। इसके बाद विसर्प किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है जिसे विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। इस समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील का निर्माण करते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। चाप झील कैसे बनती है, देखिए नदी सीधे आ रही थी, मैदानी भाग में प्रवेश किया और ऐसे चलने लगी और कुछ समय बाद क्या हुआ, नदी ने यहाँ पर मिट्टी जमा शुरू कर दी और तटबंध हो गए और अपर्दन किया जिससे नदी की गहराई बढ़ गई और ये इस तरफ क्या बच गया, ये जल से भरा हुआ एक तालाब बच गया या झील बच गई तो इसे फिर नदी ऐसे सीधे बहने लगी और ये दोनों तरफ क्या बच गई नदी की, ये आपस में जुड़ गई तो ये क्या हुई, चाप झील बन जाती है। इसे क्या कहते हैं, चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों के साथ बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। देखिए नदी बहुत अधिक जल होने पर नदी तटबंधों के ऊपर बहने लगती है और क्या हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। जो उसके नदी के किनारे बसे हुए क्षेत्र हैं उनमें बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्तीय क्षेत्रों में महीन मिट्टी व अन्य पदार्थों का निक्षेपण कर देती है। देखिए बाढ़ आएगी तो नदी क्या करेगी, नदी अपने साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी बहा कर लाती है और बाढ़ के समय वो निकटवर्तीय क्षेत्रों में निक्षेप कर देगी, वहाँ पर जमाव हो जाएगा उस मिट्टी का। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं, यानी कि उनको क्या कहते हैं, अवसाद कहा जाता है। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। यानी कि जो मिट्टी जमा हो गई तो उससे क्या हुआ, एक मैदान का निर्माण होगा और वो जो निर्माण हुआ जिस मैदान का, वो कैसा मैदान होगा, उपजाऊ, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मैदान होगा और उसे क्या कहेंगे, बाढ़ग्रस्त मैदान कहेंगे। नदी के ऊंचे तटों को तटबंध कहते हैं, यानी कि जो नदी के ऊंचे ऊंचे तट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तटबंध कहा जाता है। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह कैसा हो जाता है, धीमा हो जाता है, यानी कि बहुत धीमी गति से नदी बहने लगती है और अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका कहा जाता है। यानी कि क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं नदी के। देखिए मुख्य नदी आ रही थी यहाँ से, ये नदी आई और यहाँ पर नदी समुद्र में गिरने वाली और इसका धीमी गति से बहने लगी और ये क्या हुई, ऐसे शाखाओं में बट गई और इन शाखाओं को क्या कहते हैं, इन शाखाओं को ही हम वितरिका कहते हैं। और जो अपने साथ पदार्थ बहा कर लाई थी, मलबा बहा कर लाई थी, उनका निक्षेपण करने लग जाती हैं और उनका निक्षेपण हो जाता, वो अब नदी के बहाव में इतनी शक्ति नहीं रही कि उन पदार्थों को और आगे बहा कर ले जा सके। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। इन सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। देखिए डेल्टा कैसे बनते हैं, ये नदी आई, इसने क्या क्या वितरिकाएं बनाई, अब इसमें जो मलबा था वो यहाँ पर जमा हो गया और जमा होने से यहाँ पर एक द्वीप, नदी द्वीप या डेल्टा का निर्माण होने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, नदी डेल्टा कहते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और बचा हुआ भाग हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, भारत के एक नदी डेल्टा का नाम बताएं, भारत के एक नदी डेल्टा का नाम बताएं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। ओके, थैंक यू।